हे गाइस, तो शुरू करते हैं उस सीन से जब ज़ू मोयू बीमार क्यू क्यू और शेंदाई को अपने अंडर के एक हॉस्पिटल में ले आया था। शेंदाई कुछ बोल ही नहीं पाया क्योंकि ज़ू मोयू बिना कुछ कहे सीधा क्यू क्यू के क्रिब के पास जा चुका था। उसने हाथ बढ़ाया और क्यू क्यू के छोटे से फ्लफी सर को हल्के से टच किया। अभी भी फीवर है। वो बेबी का फीवर उसके बालों के थ्रू सेंस कर सकता था। डॉक्टर ने कहा था बस नॉर्मल बुखार है और लॉजिकली ज़ू मोयू को भी लगता था कि कुछ सीरियस नहीं होगा। लेकिन जब उसने उस पिंक चीक्ड स्वेटी बेबी को देखा जो मुश्किल से सांस ले रहा था और जिसकी आईब्रोज पेन में उठ रही थी, तो उसका दिल भी काम गया। वो छोटा सा बच्चा जो कुछ नहीं बोल सकता, अपनी तकलीफ सिर्फ रोने के जरिए बताता है। और ये डिस्ट्रेस, ये हेल्पलेसनेस ज़ू मोयू के लिए पहली बार था। उसने पहली बार महसूस किया कि काश ये बुखार वो खुद सह लेता क्यू क्यू की जगह। शेंदाई से जुड़ते जुड़ते उसका दिल अब क्यू क्यू से भी जुड़ता जा रहा था। जो बच्चा शायद शुरुआत में उसके लिए ट्रबल था, अब उसी में उसे एक बॉन्ड दिखाई देता था। एक ऐसा कनेक्शन जो कभी मिट नहीं सकता। शादी चली गई, मार्क भी चला गया, लेकिन ये बच्चा, ये हम दोनों के बीच का रिश्ता बन गया है। ज़ू मोयू क्रिब के फेंस पे दोनों हाथ रख के झुक गया, लेकिन कंफ्यूज था। इतना छोटा बच्चा कैसे उठाते हैं? क्यू क्यू तो उसके फोहाम से भी छोटा लग रहा था। और पहली बार ज़ू मोयू जैसा कॉन्फिडेंट आदमी ने शर्मिंदगी महसूस की। शेंदाई साइड में खड़ा था, रोकना भी चाहता था, पर साथ ही ये भी चाहता था कि शायद ज़ू मोयू एक बार खुद महसूस करे ये जिम्मेदारी क्या होती है। थोड़ी देर के हेसिटेशन के बाद ज़ू मोयू ने दोनों हाथों से क्यू क्यू को उठाया। उसका पाम जब उसके वेस्ट तक गया तो वो शॉक हुआ। इतना नाजुक, इतना हल्का। शेंदाई ने तुरंत कहा, नेक को सपोर्ट करना होता है पहले। ज़ू मोयू ने तुरंत इंस्ट्रक्शंस फॉलो किए। एक हाथ से क्यू क्यू का नेक सपोर्ट किया और फाइनली उसने उस बच्चे को गोद में उठाया। लेकिन ऑकवर्डनेस अभी भी थी। कैसे होल्ड करे, किधर एडजस्ट करे एल्बो? शेंदाई ने धीरे से आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ा। एक हाथ से क्यू क्यू को सपोर्ट किया, दूसरे हाथ से ज़ू मोयू के आर्म को एडजस्ट किया ताकि पोस्चर ठीक हो जाए। वो मोमेंट बहुत छोटा था, लेकिन वो पहला फिजिकल कांटेक्ट था उन दोनों के बीच सिंस देयर फेयरवेल। ज़ू मोयू ने उसके पेल फेस को देखा, शेंदाई की लंबी आईलैशेस, वो साइलेंट एक्सप्रेशन। उसके दिल में फिर से एक फ्लटर कर गई। क्या उसे फिर से एपिफिलियम का वो मीठा थोड़ा सा मेलनकॉलिक सेंट महसूस हुआ, या सिर्फ उसकी यादों का इल्यूजन था? लेकिन उस सबके बीच क्योंकि उसकी गोद में था, छोटा, हल्का, लेकिन एक बड़ी जिम्मेदारी का एहसास दिलाता हुआ। क्योंकि ने थोड़ा सा मुंह बनाया, आंखें नहीं खोली, लेकिन वो टच महसूस कर रहा था। ज़ू मोयू ने अपने फेरामोन्स रिलीज किए, पहली बार बिना ईगो, बिना डिजायर के, सिर्फ सूदिंग फेरामोन्स, एक फादर की तरफ से अपने बेटे के लिए। उसने नोटिस किया ये फीलिंग अलग थी। वो यूजुअली फेरामोन्स पावर के लिए यूज करता था, डोमिनेंस, कंट्रोल या मेटिंग के लिए। लेकिन अब उसने सोचा, शेंदाई के बाद सिर्फ क्यू क्यू को मैं अपने फेरामोन से कंफर्ट देना चाहता हूँ। क्यू क्यू के फेरामोन्स लॉन्ग बाई टाइप के थे। अभी वो बीमार था तो उसका सेंट भी सप्रेस था। लेकिन ज़ू मोयू ने सोचा, जब ये बच्चा ठीक हो जाएगा ना, मैं उसका ओरिजिनल सेंट जरूर महसूस करना चाहूंगा। क्योंकि उस बच्चे को समझना अब उसका अपना मिशन बन चुका था। तभी क्यू क्यू का मुंह थोड़ा और हिला। अचानक से उसके छोटे से चेहरे पर थोड़ा डिस्कम्फर्ट दिखने लगा। वो फेरोमोन्स का प्रेशर महसूस कर रहा था। इबानी फेरोमोन्स जो पहले उसके लिए खतरा थे, और अभी फेरोमोन से वो अपनी इंस्टिंक्ट से रजिस्ट कर रहा था। लेकिन उसके पास एनर्जी नहीं थी, न चिल्लाने की, न भागने की। और धीरे धीरे जैसे उसके अंदर कोई एंशिएंट जेनेटिक मेमोरी जाग गई हो। उसकी डीएनए ने पहचान लिया, ये मेरे पापा हैं। ज़ू मोयू ने फेरामोन्स और जेंटली रिलीज किए, इस बार बिना पावर दिखाए, बिना ईगो के, बस एक जेंटल रेयर इमोशन के साथ। उसने क्यू क्यू को व्रैप किया जैसे कोई सॉफ्ट ब्लैंकेट हो, और मिरेकल हुआ। क्यू क्यू का टेंशन धीरे धीरे मेल्ट होता गया। उसकी छोटी मोटी आईब्रोज जो अब तक टाइट थी, अब रिलैक्स्ड हो गई थी। और फिर वो सोए हुए ही
अपनी उंगली चाटने लगा। कैसा क्यूट सीन था वो। ज़ुमोयू ने उस सॉफ्ट मोमेंट को देखा और अंदर ही अंदर खुश हो गया। वो प्राउडली साइड ग्लांस से शंदाई को देखने लगा, जैसे कह रहा हो, देखा मैंने क्यू को शांत कर दिया, कहो ना आई डिड गुड। लेकिन शंदाई बस एक ठंडी सी सांस लेकर बोला, लगता है उसे भूख लगी है, क्या तुम उसका ख्याल रख सकते हो? मैं उसके लिए दूध बना देता हूँ। ऑफ कोर्स, ज़ुमोयू तुरंत बोला और क्यू को गोद में लेकर एक चेयर पे बैठ गया। उसकी आंखें कंटिन्यूअसली शंदाई को देख रही थी, जो थोड़ी दूर टेबल पे बिजी था। नैनी बैग से उसने एक एक चीज निकाली, मिल्क बॉटल, हॉट वाटर फ्लास्क, थर्मामीटर, टॉवल, बर्ब क्लॉथ। ज़ुमोयू को याद आया जब शंदाई उसके घर में रहता था, हमेशा एक ब्लैक बैकपैक लेके आता था, वो भी कंपनी का दिया हुआ, प्लेन और बोरिंग सा, लेकिन उसमें होता था कंप्यूटर, डॉक्यूमेंट्स और उसका प्रोफेशनल ऑरा। बाइक पे चढ़ जाता था, ब्रिस्क और कॉन्फिडेंट। और आज उसी शंदाई के बैग में सिर्फ क्यू के लिए चीजें थीं, डायपर्स, बॉटल्स, बिब, बस क्यू का जहां। जिस ओमेगा को ज़ुमोयू एडमायर करता था, वो एक स्मार्ट, कंपोज्ड और एलिगेंट रिसर्चर था। और आज उसकी आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स हैं, स्किन पेल है, जैसे एक डस्टी ज्वेल। खूबसूरत तो वो अब भी है, लेकिन कवर्ड इन एग्जॉशन और सैक्रिफाइस। और ज़ुमोयू ने फाइनली सोचा, पिछले 1 साल में शंदाई ने क्या क्या सहा होगा। वो जानबूझकर ये सवाल अवॉइड करता रहा, क्योंकि शायद सच सुनने की हिम्मत थी ही नहीं उसमें। मैं सिर्फ ये सोचता रहा कि अगर शंदाई लौट आएगा तो मैं उसे प्यार दूंगा, पर क्या उस 1 साल को इरेज किया जा सकता है? शंदाई ने मिल्क टेस्ट किया, टेम्परेचर सही था। उसने क्यू को फीड करना शुरू किया। क्यू का मुंह बॉटल के निप्पल पे गया, और चाहे एनर्जी कम थी, लेकिन वो अब भी मेहनत से पीता रहा। शंदाई थोड़ा मुस्कुराया, बस खाना स्टार्ट कर दे प्रॉपरली तो सब ठीक हो जाएगा। ज़ुमोयू ने क्यू के गोल मोल गाल को फिंगर से सॉफ्टली पोक करते हुए बोला, गेट वेल सून, तुमने तो पापा की जान ही ले ली थी छोटे। उस पल शंदाई ने आंखों से नहीं, इमेजिनेशन से देखा, ऊपर से, जैसे किसी थर्ड पर्सन कैमरा एंगल से। वो ज़ुमोयू, उनका बेटा क्यू एक छोटी सी फैमिली बन गए थे। एक ऐसी तस्वीर जो दुनिया भर के हजारों घरों में होती है, एक नॉर्मल फैमिली मोमेंट। और 1 साल तक जिस ट्रॉमा ने उसे काट काट के रख दिया था, उस मोमेंट में सब कुछ शांत हो गया। वो सोच रहा था, क्या मैं इस इल्यूजन में थोड़ी देर और रह सकता हूँ? ज़ुमोयू हॉस्पिटल में पूरा दिन रुक गया। मीटिंग्स थी, स्केड्यूल भी बुक थे, लेकिन सब कैंसिल कर दिए। और अब हर घंटे फोन बज रहा था, लेकिन वो जाना नहीं चाहता था। नॉट नाउ, जब उसके ओमेगा और उसके बच्चे को उसकी जरूरत थी। जब कोई लव्ड वन बीमार होता है ना, तब इंसान का साइकोलॉजिकल डिफेंस सबसे कमजोर हो जाता है। वो हर वो बात सोचने लगता है जो नॉर्मल दिनों में आप इग्नोर कर देते हो। और ऐसे वक्त में शंदाई के एक्सप्रेशन में भी पहली बार थोड़ा सॉफ्टनेस था। और तभी एक और कॉल आया, ज़ुमोयू के फादर का। वो लेना नहीं चाहता था, लेकिन कल बोर्ड मीटिंग थी, और अगर अब इग्नोर किया तो कल के कॉन्सिक्वेंसेस और ज्यादा होते। तो उसने कॉल उठाया। लाइन के उस पार शू सेन की एक कड़क आवाज आई, तुमने अब तक शाओ जियाओचू से माफी नहीं मांगी? ज़ुमोयू ने थोड़ा इरिटेटेड होकर कहा, वो तो फ्रांस वापस जा चुका है, राइट? उसके फादर बोले, अभी नहीं गया। तुमने उसे लास्ट टाइम डराया था, अब तक रिकवर ही नहीं हुआ। चाहे चला भी जाए, तुम्हें फ्रांस जाके भी उससे सॉरी कहना चाहिए। वो तुम्हारा फियांस है, ऐसे कैसे छोड़ दोगे उसे? ज़ुमोयू ने बड़ी कोल्डली जवाब दिया, डैड, एक्चुअली आपको सॉरी बोलना चाहिए। ज़ुमोयू ने कटिंग टोन में कहा, मैंने क्लियर बोला था, मैं उसे कभी मार्क नहीं करूंगा। तो आपने उसे मेरे सेफ हाउस में क्यों भेजा? क्या आपको पता है ससेप्टेबल पीरियड में उस जगह जाना कितना डेंजरस हो सकता था? अगर मैं कंट्रोल नहीं कर पाता तो उसकी जान भी जा सकती थी। ये कोई अनकॉमन बात नहीं थी। कई बार अल्फाज अपने ससेप्टेबल पीरियड में अनवांटेड ओमेगास को इंजोर, डिसेबल या इवन किल भी कर देते थे। और ये बात जू शेन को पता थी, लेकिन फिर भी उसने अपने बेटे को एक बायोलॉजिकल टूल की तरह ट्रीट किया।
पर जूशन के टोन में कोई गिल्ट नहीं था, बस एक पॉलिटिकल लॉजिक। बोला, क्या मैं अपनी सोच बार बार रिपीट करूं? उसे मार्क करना तुम्हारे फ्यूचर के लिए बेटर था। अपनी टॉप लेवल अल्फा प्राइड में मत अटके रहो। एम्परर मत बनो, बस मार्क करो, प्रेग्नेंट करो और बच्चे पैदा करो। और जब कई बच्चे होंगे तो जो बेस्ट हायर हो उसे चुनो। ज़ुमोयू ने अपने गुस्से को दबाया। बोला, मैं नहीं चाहता। मैं नहीं मानता किसी भी फेरामोन से कंट्रोल होने में। मैं एक टॉप अल्फा हूँ। मैं मार्क इसलिए नहीं देना चाहता क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कोई मेरे रिप्रोडक्टिव राइट को कंट्रोल करे। और सबसे बड़ी बात, मैं अपने आप को किसी ओमेगा के फेरामोन्स के हाथ में नहीं देना चाहता। इमोशनली मैनिपुलेट होना, डिसीजन मेकिंग पे असर, ये मेरे लिए अनएक्सेप्टेबल है। लाइन के उस पार जूशन की ठंडी और अथॉरिटिव आवाज गूंजी। कंट्रोल क्या होता है? तुम उसे शादी करने वाले हो। हस्बैंड वाइफ एक टीम होते हैं। अगर तुम उसे मार्क करते हो तो वो तुम्हारे लिए और लॉयल होगा। जाओ फैमिली हमें पूरा सपोर्ट करेगा। और तुमने उसे डरा दिया है, अब जाके माफी मांगो, कोएक्स करो उसे। ही इज योर फियांस। और तब बिना किसी हेसिटेशन ने ज़ुमोयू कह गया, तो फिर एंगेजमेंट तोड़ दो ना। वो खुद भी ये कहकर चौंक गया। शायद ये बात उसके दिल में पहले से ही थी, बस जबान पे कभी आई नहीं थी। लॉजिक कह रहा था, जाओ जियाओचू बेड कैंडिडेट है, फैमिली अप्रूव्ड है, मैरिज एक स्ट्रैटेजिक मूव है। लेकिन दिल कह रहा था, मैं नहीं चाहता। उसका मन कंफ्यूज था, लेकिन एक बात क्रिस्टल क्लियर थी, वो जाओ चियाओजी से शादी नहीं करना चाहता था। जूशन कुछ देर के लिए बिल्कुल चुप था। उसकी सांस के अंदर गुस्सा उबल रहा था। उसने दांत ग्रिट करते हुए कहा, ज़ुमोयू, तुम गलत कर रहे हो। पर ज़ुमोयू चुप था, सिर्फ साइलेंस। उसके दिमाग में कुछ क्लियर नहीं था। सिर्फ एक बात बार बार गूंज रही थी, मैं उससे शादी नहीं कर सकता और मेरा बेटा अंदर वार्ड में मेरा इंतजार कर रहा है। जूशन अक्यूजिंग टोन में बोला, ये सब क्या शेंदाई की वजह से हो रहा है? उसने एक बार देखा था जब ससेप्टेबल पीरियड में ज़ुमोयू ने शेंदाई के कपड़ों से एक नेस्ट बना लिया था। तभी जूशन के दिल में एक बैड प्रिमोनिशन घुस गया था और अब वो प्रिमोनिशन सच लग रही थी। ज़ुमोयू ने डीप सांस ली और सिर्फ इतना बोला, डैड, अभी मुझे कुछ काम है, लेट्स टॉक टुमारो। जैसे ही सूरज डूबा, स्प्रिंग की ठंडी हवा ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया। वार्ड के सारे दरवाजे और खिड़कियां बंद हो चुकी थी। टेम्परेचर धीरे धीरे गिर रहा था। शेंदाई सिर्फ एक पतला सा स्वेटर पहने बैठा था। सुबह जब क्यूक्यू को लेके हॉस्पिटल आया था, तब खुद की ठंड का उसे बिल्कुल ध्यान नहीं था। लेकिन अब जब क्यूक्यू का फीवर थोड़ा उतर गया था, तो उसे खुद भी ठंड महसूस होने लगी थी। उसने फोन देखा, टाइम चेक किया, बस थोड़ी देर में नर्स टेम्परेचर चेक करने आने ही वाली थी। और हाँ, अब क्यूक्यू ज्यादा गर्म नहीं लग रहा था। तभी उसके कंधों पे कुछ गिरा, एक गरम भारी सा कोट, और एक सेकंड में ही वो ठंडी रात की हवा जैसे कट हो गई हो। ब्लैक कोट और उसमें बसा हुआ इबोनी फेरामोन, वो फैमिलियर फेरामोन जो कभी उसके लिए कंफर्ट था और फिर कभी पेन का सिंबल बन गया था, आज फिर से हवा में घुल गया। इतना इंटेंस था कि उसका दिल ही धड़क गया। ज़ुमोयू उसके बगल में आके बैठा था और उसका हाथ पकड़ के बोला, पहने रहो, तुमने बहुत कम कपड़े पहने हैं। फिर उसने शेंदाई का हाथ अपने पाम में लिया और थोड़ा फ्रॉन करते हुए कहा, बहुत पतले हो गए हैं तुम्हारे हाथ, ऐसा लगता है जैसे बस थोड़ा सा प्रेशर दूं और टूट जाए। शेंदाई ने अपना हाथ छुड़ा लिया, कुछ नहीं बोला, सिर्फ चुपचाप क्यूक्यू को देखता रहा, जो अब काफी शांत लग रहा था। शायद फीवर सच में उतर गया था। ज़ुमोयू लो वॉइस में बोला, फीवर तो गया लगता है, लेकिन सेफ्टी के लिए आज रात यहीं रुक जाओ। वीआईपी वार्ड में सब कुछ है, अगर कुछ चाहिए तो नर्स को कहना। शेंदाई ने सिर्फ हल्के से सिर हिला दिया। ये वार्ड एक 5 स्टार होटल से भी ज्यादा कंफर्टेबल था और वैसे भी उसे क्यूक्यू को वापस चेंगजिमाई के पास ले जाके उसकी नींद नहीं खराब करनी थी। कुछ सेकंड्स तक साइलेंस रहा, बस मॉनिटर की बीप्स और सॉफ्ट ब्रीदिंग की आवाज आ रही थी। ज़ुमोयू ने थोड़ी फर्म टोन में बोला, हॉस्पिटल से डिस्चार्ज के बाद
होटल मत जाओ, लास्ट टाइम वाले अपार्टमेंट में शिफ्ट हो जाओ। क्यू को अच्छी एनवायरनमेंट की ज़रूरत है। शंदाई ने धीरे से उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में कोई एंगर नहीं था, बस एक क्वाइट थकान। बोला, मैंने होटल में रहना कब का बंद कर दिया है, अभी चेंगजिमाई के घर रहता हूँ। ज़ुमोयू थोड़ा चौंक गया। शंदाई इवन वॉइस में कामली बोला, तुम तो कहते थे कि फोन नहीं मिला तो होटल गए थे मुझे ढूंढने। तुमने तो मुझे मॉनिटर भी करना शुरू कर दिया है ना? अपनी और मेरी रिलेशनशिप को साइड में रखे मिस्टर जू। एक एम्प्लॉय जो गलती पे नहीं था, उसको जॉब में तकलीफ देना, क्या ये आपको सूट करता है? अभी अभी जो शांति बनी थी वो फिर से किसी पतली सी डोर से टूट गई। ज़ुमोयू के एक्सप्रेशन टाइट हो गए, लेकिन उसने अपनी बात कामली रखी। मेरा सिर्फ ये मतलब था कि मैं तुम्हें वक्त देना चाहता था, ताकि तुम कोई इम्पल्सिव डिसीजन ना ले लो जो तुम्हारी पूरी जिंदगी पे असर करे। शंदाई बड़ी क्लैरिटी के साथ बोला, मेरा डिसीजन तो 1 साल पहले से ही हो चुका था। ज़ुमोयू ने एक बार फिर रीजनिंग मोड ऑन किया। वो वही कर रहा था जो वो बेस्ट करता था, निगोशिएट। बस इस बार डील टेबल पे कोई कॉन्ट्रैक्ट की नहीं, लेकिन इंसानी रिश्ते की थी। वो फर्म पर शंदाई को समझाने वाली टोन में बोला, अदाई, क्यू को देखो, अभी पहली बार बीमार हुआ है, लेकिन ये आखिरी बार तो नहीं होगा। तुम जॉब पे जाओगे तो उसका ख्याल कौन रखेगा? उसके पास कैसा एनवायरनमेंट, कैसी एजुकेशन रिसोर्सेस होंगे? वो कौन से स्कूल में जाएगा? फ्यूचर में क्या बनेगा? तुम कहीं ये तो नहीं चाहते कि वो किसी भीड़ भाड़ वाले पब्लिक हॉस्पिटल वार्ड में पड़े और तुम सिर्फ पैसा कमाने के लिए उसकी केयर मिस कर दो, उसे अच्छी एजुकेशन ना मिले और फिर उसका परफॉर्मेंस भी एवरेज ही रह जाए। ज़ुमोयू, जो हमेशा दूसरों की कमजोरी पे टारगेट करता है, शायद भूल गया था कि शंदाई कोई निगोशिएशन डील नहीं, वो एक फादर है। शंदाई ने उसे सीधा देखा और फिर बहुत शांत बट फुल रिजॉल्व टोन में बोला, पब्लिक हॉस्पिटल थोड़े मेसी हो सकते हैं, लेकिन ज्यादातर लोगों का इलाज तो वहीं होता है ना। और हाँ, हर बच्चे के पास ड्राइवर नहीं होता, पर स्कूल बस लेने वाले बच्चे थोड़े ट्रेन से नहीं डरते। उनका ग्रोथ थोड़ा रफ होता है, पर रियल होता है। मेरा करियर 1 साल डिले हुआ, इसका मतलब ये नहीं कि वो खत्म हो गया। मुझे खुद पे भरोसा है, मैं क्यू को एक अच्छी जिंदगी दे सकता हूँ। फिर उसने ज़ुमोयू की आंखों में देखा, सीधा, स्टेडी, जिसे हर वर्ड एक मिरर हो। बोला, हम दोनों की अच्छी जिंदगी के डेफिनेशंस अलग हैं। तुम्हारी फैमिली के पास पैसा है, पावर है, लेकिन क्या तुम्हें तुम्हारे पेरेंट्स ने इग्नोर नहीं किया? तुम्हारे फादर तुम्हें सिर्फ एक परफेक्ट हायर बनाना चाहते थे, और तुम्हारी मदर तुमसे दूर रहती हैं क्योंकि वो एक चाइल्ड लूज कर चुकी हैं। कि तुम्हारे हिसाब से अच्छी जिंदगी है? तुम जीने के लिए जीते हो मोयू, लेकिन मैं क्यू को ऐसा नहीं बड़ा करूंगा। ज़ुमोयू का चेहरा धीरे धीरे स्टिफ होने लगा, लेकिन शंदाई रुकने वाला नहीं था। वो मॉकिंग टोन में बोला, तुम्हें लगता है अगर तुम मुझे पैसा दे दोगे, एक अच्छा मटेरियल लाइफ दे दोगे, तो मैं तुम्हारी मिस्ट्रेस बनने को रेडी हो जाऊंगा? मैं और मेरा बेटा तुम्हारे लो स्टेटस के लेबल के साथ खुश रह लेंगे। उसने जरा बिटर और टायर्ड टोन में बोला, तुम्हारे हिसाब से अगर मैं ये मना कर रहा हूँ तो मैं थैंकलेस हूँ, है ना? मैं ज़ुमोयू कुछ कहने ही वाला था, पर शंदाई ने उसे कट कर दिया। बॉस ज़ू, उसका टोन अब फॉर्मल सा हो गया था, कोल्ड और शार्प। बोला, आप मुझे सिर्फ अपने ससेप्टेबल पीरियड में याद करते हो। आपका ये लाइक सिर्फ एक मार्क का आफ्टर इफेक्ट है। जिस इंसान से आप प्यार करते हो, उसके साथ आप वैसे बिहेव नहीं करते जैसे आपने मेरे साथ किया था। ज़ुमोयू ने उसकी आंखों में देखा, लेकिन उसमें नफरत नहीं थी, सिर्फ क्लियर कोल्ड डिस्कनेक्शन दिखा। शंदाई ने सॉफ्ट बट फाइनल टोन में कहा, कल जब तुम अपनी परफेक्ट वाइफ को मार्क कर लोगे ना, तब तुम्हें मेरी जरूरत नहीं रहेगी। ज़ुमोयू का तो सांस ही अटक गया। उसके दिमाग ने 1000 बार ये समझाया था कि जो कुछ उसने महसूस किया वो सब एक फेरामोन रिएक्शन था, एक केमिकल रिएक्शन, एक कॉमन आफ्टर इफेक्ट। लेकिन एक पूरा साल,
एक दिन भी ऐसा नहीं गया था जहां उसने शंदाई को याद न किया हो। गुस्सा आया था, वरी भी हुई थी और सबसे ज्यादा उसकी कमी महसूस हुई थी। गिल्ट, एंगर, लॉन्गिंग सब एक ही नॉट में बंधे हुए थे। उसके लिए इमोशन एक इक्वेशन था और इस इक्वेशन में शंदाई वेरिएबल नहीं, कांस्टेंट बन गया था। जुमोयू हर बार नए तरीके आजमा रहा था, कभी सख्त, कभी सॉफ्ट, कभी लॉजिक से, कभी प्रोमिसेस से, लेकिन शंदाई वो हर बार उसे रिजेक्ट कर रहा था। एक सिंपल ओमेगा जो दिखने में इतना शांत और कमजोर था, फिर इतना जिद्दी कैसे हो सकता है? उसका ये रेजिस्टेंस जुमोयू को क्रेजी कर रहा था। हर चीज उसके कंट्रोल में थी, बिजनेस, पावर, पीपल, सिर्फ शंदाई नहीं। और यही बात जुमोयू को अंदर तक जला रही थी। रेस्टलेस, अनईजी और सबसे बुरी बात उसके ईगो को हर्ट कर रही थी। तभी दरवाजे पे नॉक हुआ। नर्स अंदर आई। शंदाई ने तुरंत अपना चेहरा मोड़ लिया और खुद को संभालते हुए उठ गया। नर्स ने क्यूक्यू का टेम्परेचर चेक किया और मुस्कुराते हुए बोली, लगता है फीवर उतर गया है, मिल्क पिला दिया था ना? शंदाई ने रिलीव्ड होकर हल्की स्माइल के साथ कहा, हाँ थैंक यू, बस बच्चे ऐसे ही होते हैं, नर्स ने प्यार से कहा और थोड़ा गाइडेंस देकर वार्ड से निकल गई। रूम फिर से शांत हो गया। सिर्फ क्यूक्यू की हल्की सांस और मशीन की सॉफ्ट बीप सुनाई दे रही थी। शंदाई ने अपने कंधों से जुमोयू का कोट उतार दिया और सीधा उसके हाथों में दे दिया। बोला, मिस्टर जू आप घर जाइए, मैं यहीं रहूंगा क्यूक्यू के साथ। जुमोयू ने उसके चेहरे को देखा। डार्क आईज, थोड़ी थकान, पर अंदर से एक रॉक सॉलिड रिजॉल्व। उसकी आवाज लो थी लेकिन अंदर दर्द था। बोला, मैं भी रुकूंगा, मेरे फेरोमोन्स उसे सूट कर रहे हैं, उसने मुझे एक्सेप्ट कर लिया है। शंदाई ने सीधा जवाब दिया, काम लेकिन कोल्ड। बोला, वो सिर्फ बीमार है मिस्टर जू, उसके ठीक होते ही आपकी जरूरत नहीं रहेगी। उसने फिर कोट आगे बढ़ाया, एक्सप्रेशन फ्लैट, वॉइस स्टडी। बोला, आज के लिए थैंक यू, लेकिन अब आप जाइए। और उस एक मोमेंट में जुमोयू के अंदर कुछ टूट गया। उसकी आंखों में एक तेज चमक आई, जैसे इमोशन और रेज का मिक्स हो। उसने कोट पकड़ा और उसके साथ शंदाई को भी जोर से खींच लिया। शंदाई सीधा उसके सीने से टकरा गया। एपिफीलियम की वो फेंट फ्रैग्रेंस फिर से हवा में घुल गई। जुमोयू ने उसे बाहों में जकड़ लिया था, एक आयरन जैसा ग्रिप में। शंदाई ने विस्पर मोड में चिल्लाया, ऑलमोस्ट डेस्परेट टोन में। बोला, लेट गो, क्योंकि सो रहा है। लेकिन उसकी जितनी भी जद्दोजहद थी, जुमोयू की बाहों के अंदर वो एक बंद केज जैसा लग रहा था, जहां से निकल पाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। अदाई। जुमोयू की आवाज हॉर्स थी, टूटी हुई लेकिन भरी हुई डेस्परेशन से। बोला, जिद मत करो, वापस आ जाओ मेरे पास, सब वैसा हो सकता है जैसे पहले था। ये शब्द उसके लिए आसानी से निकलने वाले नहीं थे। एक बिजनेस किंग जो कभी प्लीज नहीं कहता, आज उसके टोन में रिक्वेस्ट थी। शंदाई का चेहरा पेल था, पर उसकी आवाज शार्प। बोला, मैं पहले जैसा नहीं होना चाहता। पहले तुम्हें सिर्फ खुशी मिलती थी और मुझे सिर्फ दर्द। जुमोयू की आंखों में वही पेन फिर उभर आया, लेकिन अब वो और थोड़ा ठंडा था। उसने शंदाई को छोड़ा, सीधा हो गया। एक आखिरी बार अपने ओमेगा और अपने बेटे को देखा और फिर बिना पीछे देखे अपना कोट पकड़ा और चला गया। शंदाई हॉस्पिटल में पूरी रात सही से नहीं सो पाया। नींद आती थी, पर हर बार जब क्यूक्यू हिलता तो तुरंत उठ जाता। लेकिन कम से कम कुछ घंटे की रेस्ट तो मिल ही गई थी। सुबह टेम्परेचर चेक करने के बाद शंदाई ने क्वाइटली क्यूक्यू को उठाया और उसे लेकर वापस निकल गया। चेंगजिमाई का घर वापस आते ही थोड़ा सा सुकून महसूस हुआ। जिमाई ऑलरेडी ऑफिस जा चुकी थी। शंदाई ने क्यूक्यू को बेड पर लिटा दिया और फिर फोन उठाया। कुछ 5 दिनों से बाई जिंगवान और जाओदाई के मैसेजेस पेंडिंग थे। उन्हें उसने क्यूक्यू की तबीयत का नहीं बताया था। अननेसेसरी टेंशन ही हो जाती ना उन्हें। एक सिंपल सी पिक भेजी, क्यूक्यू सो रहा था पीसफुल एक्सप्रेशन के साथ, और लिख दिया, सब ठीक है। थोड़ी देर बाद बाई जिंगवान का कॉल आया। शंदाई को पता था
ये कॉल रेजिग्नेशन के बारे में ही होगा, तो डिसाइड करके उसने फोन उठाया। अदाई, रेजिग्नेशन का क्या हुआ? बाई जिंगवान की आवाज थोड़ी कंसर्न थी। शेंदाई ने थोड़ा पॉज लिया, फिर ट्रुथ बता दिया कि कंपनी अब मेडिकल लीव के डॉक्यूमेंट्स मांग रही है, वरना रेजिग्नेशन कैंसिल करके उसको एब्सेंटी डिक्लेयर कर देगी। बाई जिंगवान के टोन में तुरंत गुस्सा झलक आया। बोला, ये क्या बकवास लॉजिक है? जो मोयू ने तो खुद ही सिक लीव अप्रूव किया था ना, फिर ये चाइल्डिश बदला क्यों ले रहा है? शेंदाई ने एक छोटी सी स्माइल दी, थोड़ी फेक, थोड़ी टायर्ड। बोला, कुछ डिसएग्रीमेंट्स हो गए थे हम दोनों के बीच। छोड़ो ना, रेजिग्नेशन हो गया, थोड़ा क्लीन अप ही बाकी है। 2 दिन में लैंचिंग वापस चला जाऊंगा। उसने ग्लांस किया क्रिप की तरफ। क्यू पीसफुली सो रहा था। उसने सोचा बस उसका फीवर पूरी तरह से चला जाए, फिर फ्लाइट ले लूंगा। बाई जिंगवान कंसर्न वॉइस में बोला, ठीक है, पर कोई दिक्कत हो तो बताना। तुम्हारे लिए पोजीशन यहाँ सेफ है, मैं किसी और को नहीं दूंगा। शेंदाई ग्रेटफुली बोला, थैंक यू सीनियर ब्रदर बाई। बाई ने टीजिंग टोन में हंसते हुए कहा, फॉर्मेलिटी मत करो मेरे साथ। और क्यू कैसा है? मुझे उसका चीखना शोर मचाना बड़ा याद आ रहा है। उसके बिना घर बड़ा शांत लगता है। शेंदाई चकल करते हुए बोला, वो बिल्कुल ठीक है, और अपनी ग्रैंडमा के साथ तो बहुत क्लोज हो गया है। वैसे वो तुम दोनों को भी याद करता ही होगा। फोन के दूसरे एंड पर बाई जिंगवान कुछ सेकंड के लिए साइलेंट रहा, फिर सॉफ्टली बोला, अदाई, जल्दी घर आना। शेंदाई ने उसकी वार्मथ फील की। बोला, आ रहा हूँ। कॉल के बाद शेंदाई ने फाइनली डिसाइड किया कि अब नेक्स्ट स्टेप लेना है। पिछली बार जब वो निकला था, सब कुछ इतनी जल्दी में हुआ कि बहुत सारी चीजें अभी भी घर पर ही छूट गई थी। अभी वो प्रॉपरली मूव करना चाहता था। अपने घर से कुछ सामान निकालना पड़ेगा, इसीलिए उसने प्लान बनाया कि तभी वापस जाएगा जब शेनकिन यानी उसके डैड घर पर ना हो। ग्रैंडमा से पहले ही बात हो चुकी थी। उनकी हेल्थ और कंफर्ट पहले नंबर पर था। अभी 2 हायर्ड नर्सेस उनका ध्यान रख रही थी। ग्रैंडमा लैंचिंग शिफ्ट नहीं होना चाहती थी, और शेंदाई भी उनके उस डिसीजन का सम्मान करता था। उसने सोचा, कम से कम अगर वो अपने घर में खुश है, तो मैं क्यू के साथ नया घर बना सकता हूँ। उस दिन सब कुछ परफेक्टली टाइम पर हो गया था। शेनकिन किसी ट्रिप पे गया था 2 दिनों के लिए, और शेंदाई अपने छोटे क्यू को लेकर फाइनली वापस आया था अपने बचपन के घर। ग्रैंडमा एक कॉर्नर में क्वाइटली क्यू को देख रही थी, और शेंदाई एक एक करके अपना पुराना सामान को पैक करने लगा। पूरा दिन लग गया। 7 बड़े कार्टन्स भर गए, मोस्टली बुक्स, अवार्ड्स, कुछ पुरानी डायरीज और कुछ पुरानी पेंटिंग्स और हाथ से बनाए हुए क्राफ्ट्स जो उसने अपने ग्रैंडपा के साथ मिलके बनाए थे। सब कुछ यादों से भरा हुआ था। टेक्निकली वो इन चीजों को छोड़ भी सकता था, पर अंदर से एक डर था, अगर छोड़ गया तो शेनकिन उन्हें फेंक देगा। बालकनी में उसके कुछ पर्सनल आइटम्स पहले से ही पाइल्ड अप थे, और अब उस घर में उसकी अपनी जगह भी नहीं बची थी। सो टेक्निकली ये उसका घर था, पर इमोशनली अब नहीं रहा। और सबसे दर्दनाक बात ये थी कि जिस फादर की यादों को वो संभाल के रख रहा था, उनका ही बेटा शेनकिन इतना सेल्फ सेंटर्ड निकला। रात में ग्रैंडमा ने खुद अपने हाथों से एक छोटी सी पार्टी बनाई। उन्होंने शेंदाई के सब फेवरेट डिशेस बनाए थे। उससे भी बहुत टाइम हो गया था ग्रैंडमा के हाथों का खाना खाए हुए, और आज उसे समझ आया शायद ये आखिरी कुछ दफा ही में से ही एक होगा। वो डाइनिंग टेबल पर बैठा था, आंखों में आंसुओं का प्रेशर था, बस स्माइल से छुपाए रखना जरूरी था। और उसके बीच क्यू पीसफुली खेल रहा था। उस रात उसने यहीं सोने का डिसाइड किया, लेकिन एक प्रॉब्लम थी। उसका पुराना रूम अब शेनकिन का बन चुका था, और पूरे रूम में एक चीज स्ट्रांगली फील हो रही थी, ऑरेंज ब्लॉसम फ्रैग्रेंस, उसके डैड के फेरामॉन्स की खुशबू। ओमेगा फेरामॉन्स बुढ़ापे में थोड़े से धीरे हो जाते हैं, इसलिए लोग सिमिलर फ्रैग्रेंसेस से अपने आसपास का एनवायरनमेंट फिल कर देते हैं। पर शेंदाई को ये स्मेल कभी पसंद नहीं थी। नहीं, शायद पहले थी जब वो छोटा था और ये सेंट उसके पापा से आती थी, लेकिन जैसे जैसे उसे रियलाइज हुआ कि शेनकिन उसे अवॉइड करता था, तो ये स्मेल उसे डिस्टर्ब करने लगी।
और अब शनकिन के लिए जो नफरत उसके दिल में थी वो इस फ्रैग्रेंस तक चली गई थी। एज इफ फेरामॉन्स का ये रिएक्शन क्यू ने भी फील किया। वो भी बिल्कुल नहीं सो रहा था। तो शेंदाई ने उसे उठाया और ले गया लिविंग रूम में, जहां हवा अच्छी चल रही थी। 1 घंटे तक उसे वॉक करते हुए उसे सुलाया। उस बिजी दिन के बाद शेंदाई फाइनली इतना थक गया था कि सीधा वहीं लिविंग रूम के काउच पर ही सो गया। अगली सुबह शेंदाई जल्दी उठ गया। ग्रैंडमा के लिए उसने छोटे वॉन्टॉन्स बनाए और ग्रैंडमा भी अर्ली उठी, लेकिन ब्रेकफास्ट से पहले क्यू को खिलाने में लग गई। क्यू की नॉटी हरकतें देखकर ग्रैंडमा हंस रही थी और उस मोमेंट में शेंदाई को बहुत टाइम बाद एक रियल फैमिली वार्म फील हुआ और उस वार्म को तोड़ दिया एक अननोन नंबर के कॉल ने। शेंदाई ने सोचा लॉजिस्टिक वाले होंगे, लेकिन जैसे ही फोन उठाया एक फैमिलियर और फॉर्मल आवाज सुनाई दी। मिस्टर शेन, हेलो, क्या मैं आपको याद हूँ? मैं हूँ चेनवई, लॉयर। शेंदाई का दिल 2 सेकंड के लिए रुक गया। एक बुरा सा प्रिमोनिशन होने लगा। उसका हाथ हल्का सा टाइट हो गया फोन पे। वो बोला, बोलिए, क्या बात है? चेनवई ने कामली बोला, क्या आपसे मिलना कन्वीनियंट होगा? कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है। शेंदाई ने सीधे बोला, नहीं। चेनवई ने साय किया और फिर उसके आवाज में एक लाइन गिरी, यह आपके बच्चे शेन यूए से जुड़ी बात है, बहुत जरूरी है। 1 सेकंड के लिए पूरा रूम साइलेंट हो गया। शेंदाई का हाथ ठंडा पड़ गया। उसके लिप्स से सिर्फ एक सेंटेंस निकला, ज़ूमोयू अब क्या करने वाला है? शेनवई ने फिर भी काम टोन में कहा, अगर आप चाहें तो मैं आपके पास आ सकता हूँ। बिलीव मी, ये मीटिंग आपके और आपके बच्चे दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। अगर आप मुझसे मिलने से मना कर देंगे तो मुझे डायरेक्टली प्रेसिडेंट जू से बात करनी पड़ेगी। एक डीप साइलेंस। फिर चेन ने सॉफ्टली ऐड किया, मुझे लगता है हम दोनों का पहले मिलना ही बेटर रहेगा। शेंदाई के सीने में सिर्फ एक ही चीज गूंज रही थी, धक धक। उसका हार्ट बीट इतना फास्ट था कि वो खुद अपनी सांस तक नहीं संभाल पा रहा था। फिर से एक बार ज़ूमोयू ने उसकी जिंदगी में एक नया तूफान भेज दिया था। उसका हर एक मूव जैसे एक बड़ा जाला जो धीरे धीरे उसे घेर रहा था। चाहे वो कितनी भी दूर भागने की कोशिश करे, कहीं ना कहीं ज़ूमोयू का शैडो जरूर आ जाता था। आधे घंटे बाद वो मिला लॉयर चेन से एक छोटी सी कैफे में जो उसके घर के नजदीक ही थी। लॉयर चेन थोड़ा मोटा हो गया था। लगता था लाइफ काफी अच्छी चल रही है। कंपनी के लीगल अफेयर्स हैंडल करता था, लेकिन अब बॉस के पर्सनल काम भी कर रहा था। इसका मतलब सिंपल था, उसका करियर ऊपर जा रहा था। चेन के चेहरे पर एक फिक्स स्माइल थी और उसकी नजर शेंदाई के पीछे चली गई। क्लियर था कि वो देख रहा था कि बच्चा कहाँ है। शेंदाई ने कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया, सीधा बैठ गया और कोल्ड आवाज में बोला, लॉयर चेन, सीधे मुद्दे पे आइए। चेनवई ने अपना ब्रीफकेस खोला, पेपर्स निकाले और एक एक्स्ट्रा पोलाइट स्माइल के साथ बोला, मिस्टर शेन, मैं चाहे आउटसाइडर हूँ, पर आप और मिस्टर जू के बीच का रिश्ता मैंने देखा है। ये बच्चा शेन यूए, उनके लिए। शेंदाई ने तुरंत इंटरप्ट किया, वॉइस शार्प थी। बोला, लॉयर चेन, सीधा बोलो ना। चेनवई ने बिना रुके पेपर निकाले और टेबल पर रख दिए। उसकी मुस्कान अब थोड़ी फ्लैटलिंग लग रही थी। वो पोलाइटली बोला, मिस्टर शेन, मिस्टर जू ने ऑलरेडी एक पैटर्निटी टेस्ट करा लिया है। रिजल्ट कंफर्म करता है कि शेन यूए उनका बायोलॉजिकल बेटा है। एकदम से शेंदाई का चेहरा सफेद पड़ गया। क्या? मैंने कब कंसेंट दिया था पैटर्निटी टेस्ट के लिए? उसने कर भी लिया? किस हक से? उसके दिमाग में सिर्फ एक मोमेंट फ्लैश हुआ, जब हॉस्पिटल में क्यू के टेस्ट हो रहे थे, ब्लड सैंपल्स लिए गए थे। अगर उस वक्त ज़ूमोयू ने ऑथराइजेशन दिखा के ये काम कर लिया हो तो मतलब ये पूरा का पूरा ट्रैप था। चेनवई ने डिफेंसिव टोन में कहा, हॉस्पिटलाइजेशन के वक्त आपने कुछ डॉक्यूमेंट साइन किए थे, शायद जल्दी में आपने सही से पढ़ा नहीं। शेंदाई का हाथ सीधा टेबल पे पड़ा। धाप। उसका चेहरा गुस्से और शौक का मिक्स था। लॉयर चेन सीधा बैक हटा, थोड़ा डर गया, क्योंकि उस मोमेंट में
एक ओमेगा का ऑरा पूरे अल्फा एनर्जी से भी ज्यादा डोमिनेंट था। शेंदाई फ्यूरियस होते हुए बोला, तुम लोगों को गेम खेलने का बड़ा शौक है ना? अब बताओ जू मोयू का अगला स्टेप क्या है? चेनवई ने थोड़ा पीछे लीन किया, कॉलर स्ट्रेट किया और धीरे से बोला, मिस्टर जू चाइल्ड कस्टडी फाइल करना चाहते हैं। शेंदाई का दिमाग जैसे फ्रीज हो गया, जैसे किसी ने अंदर से लाइट बंद कर दी हो। एक पल के लिए सब आवाज गायब हो गई, न कैफे का नॉइज, न कॉफी मशीन। सिर्फ एक सेंटेंस रिपीट हो रहा था उसके दिमाग में, मिस्टर जू शेन युए की कस्टडी लेना चाहते हैं। कैफे में अब सिर्फ दो चेहरे बैठ गए थे, एक वाइट लॉयर और एक टूटा हुआ इंसान। लॉयर चेंस ने पेपर निकाले और वो काम लेकिन स्मूथ रिहर्स कटिंग टोन में बोला, पैटर्निटी टेस्ट का कंसेंट आपने खुद साइन किया था। हॉस्पिटल के सीसीटीवी फुटेज में भी प्रूफ है। अगर आप कहें तो ये बिना मर्जी के हुआ तो केस कर सकते हैं। और हाँ, मेडिकल रिकॉर्ड्स भी यही प्रूफ करते हैं कि ये बच्चा मिस्टर जू के साथ आपके मैरिज पीरियड में ही कंसीव हुआ था। इन्फेंट कस्टडी यूजुअली मदर के फेवर में जाती है, पर आपके केस में प्रॉब्लम ये है कि आपके पास इनकम नहीं है। कोर्ट में ये आपके अगेंस्ट जाएगा। उसके वर्ड शेंदाई के अंदर ऐसे घुस रहे थे जैसे मछली के अंदर से अंदर वाले पार्ट्स निकाले जा रहे हों। सब एक्सपोज। शेंदाई का पूरा जिस्म थर रहा था। चेनवई ने एक डीप सांस ली और थोड़ा सॉफ्ट होते हुए बोला, देखिए मिस्टर शेन, मैं सिर्फ आपका काम कर रहा हूँ। आपकी लीगल पोजीशन बहुत कमजोर है। प्रीनप्चुअल एग्रीमेंट साइन था और आपने उसके कॉन्ट्ररी चाइल्ड बर्थ किया। कंपनसेशन अमाउंट आउटरेजियस है। वो थोड़ा रुक के आगे बोला, और आप अभी भी जुआंगहाई के सब्सिडरी के लीगल रिप्रेजेंटेटिव हो। मिस्टर जू अगर चाहें तो आपके ऊपर 100 मिलियन लेवल डेब्ट का चार्ज लगा सकते हैं। तो क्यों इतना डायरेक्ट टकराव कर रहे हो? थोड़ा रुख बदल लो। मिस्टर जू को और नाराज मत करो। शेंदाई ने अपने हाथ फिस्ट में बंद कर लिए। नेल्स इतने अंदर चले गए कि उसके हाथ के अंदर दर्द हो रहा था, पर वो दर्द उसे कंट्रोल दे रहा था। फिर उसकी आवाज फट गई, रॉ और ब्रोकन। बोला, मैंने उस आदमी का क्या बिगाड़ा है? उसने डिवोर्स चाहा, मैंने दिया। मार्क वॉश करना था, कर दिया। बच्चा नहीं चाहिए था, मैं चला गया। मैं कभी उसके आगे नहीं आया, कभी उसका नाम नहीं लिया। मैं उससे डरता हूँ, मुझे उससे नफरत है, पर मैं फिर भी चुप रहा। तो अब क्यों वो फिर से मुझे सजा देने आया है? उसकी वॉइस शेक कर रही थी, आंखों में पानी था, पर वो रो नहीं रहा था, वो सिर्फ बर्न कर रहा था। शेनवई ने बीच में बोलना चाहा, देखिए बात फीलिंग्स की भी तो है। शेनवई का टोन कट कर गया एयर को। कोई फीलिंग्स नहीं थी। उस आदमी को सिर्फ एक ही चीज आती है, कंट्रोल। उसका ईगो ही उसका भगवान है। उसके लिए मैं और मेरा बेटा सिर्फ एक ही चीज है, टूल्स। लॉयर चेन ने थोड़ा सर झुकाया और सॉफ्टली बोला, शायद आप सही कह रहे हो, लेकिन ये सच कुछ बदलता नहीं। आप बहुत स्टर्बन हो और आपका राइट और रॉन्ग का सेंस बहुत क्लियर है, पर अगर आपने थोड़ा स्टेप पीछे लिया होता तो मिस्टर जू इतना आगे नहीं जाते। लाइफ में कभी कभी सबमिशन भी एक बुद्धि होती है। मैं आपको एक बात समझाता हूँ मिस्टर शेन, टॉप अल्फाज अंदर से प्योर इंस्टिंक्ट्स पे जीते हैं। उनके अंदर एक एनिमल है जो सिविलाइजेशन का मास्क पहने हुए है। उनके लिए दुनिया एक हंटिंग ग्राउंड है। सब लोग उनके लिए प्रे हैं। जब आप उनके काम में रुकावट बनते हो तो वो आपसे बात नहीं करते, आपको कॉन्कर करते हैं। वो आपको समझते नहीं, सिर्फ जीतते हैं। ये लोग पावर और प्रॉफिट के मशीन बन के पाले जाते हैं। उनका प्राइड सिर्फ ईगो नहीं, वो डर है। डर कि कहीं उनके रूल्स का वर्ड ना गिर जाए, इसलिए वो मार्क देना भी नहीं चाहते, क्योंकि मार्क का मतलब होता है सबमिशन। शेंदाई सिर्फ बैठा रहा, हाथ नीज पे, आईज डाउनकास्ट, जैसे वो अंदर ही अंदर क्रम्बल हो रहा हो। लॉयर चेन जा चुका था, मगर उसके वर्ड्स अभी भी इको कर रहे थे। वो लोग अनरीजनेबल है, बट पावरफुल भी, इसलिए उनके हिसाब से चलना पड़ता है। A4 साइजेस पेपर टेबल पर बिखरे हुए थे और उनके सामने एक स्टोन बन चुका इंसान।
शेंदाई। वो बहुत देर तक वहीं बैठा रहा, न कॉफी छुई न पानी, सिर्फ सोचता रहा। 5 साल पहले जब लैब का मोमेंट याद आया, जब जू मोयू ने पहली बार उसे टेम्पररी मार्क दिया था, तब लगा था जैसे किसी ड्रीम का स्टार्ट हो गया हो। पर आज ड्रीम नहीं, नाइटमेयर बन चुका था सब। उसने सोचा कैसे वो एक टॉप अल्फा को दूर से एडमायर करता था, कैसे खुद को रोकता था, पर फिर भी धीरे धीरे उसके पास खिंचता चला गया। और आज सिर्फ एक ही इमोशन बचा था, नफरत। वो जो पहले सेवियर था, आज उसका सबसे बड़ा टॉर्मेंटर बन चुका है। क्या उसने कोई गलती की थी? क्या उसने गलत चॉइस की थी? क्या सिर्फ गलत आदमी से प्यार करने की इतनी बड़ी सजा होती है? तभी वेटर आया पानी भरने। उसने देखा शेंदाई की आंखों में जिंदगी का नामो निशान नहीं था। तो वेटर ने नर्वसली पूछा, सर आप ठीक हो? शेंदाई ने जैसे नींद से जागते हुए कहा, हाँ मैं ठीक हूँ। वो सारे पेपर्स उसने फाइल में डाल दिए, जैसे वो कुछ इलीगल चीज़ हो। नहीं, वो सब उसकी स्टुपिडिटी, उसकी नाअक्ली, उसकी शर्म के सबूत थे। फाइल लेकर वो कैफे से निकल गया। बाहर बारिश अब भी हल्की हल्की हो रही थी। सामने एक फैमिलियर कमर्शियल व्हीकल खड़ी थी, वही गाड़ी जिसमें बैठ के कभी वो जू मोयू के बचपन के स्कूल गया था, जहां दोनों ने एक छोटी सी नूडल शॉप में डिनर किया था और बाहर हाथ में हाथ डाल के वॉक किया था। वो मोमेंट उनका सबसे नॉर्मल मेमोरी था, जिसमें प्यार का इल्यूजन था। पर इल्यूजन ही तो था, और आज उस इल्यूजन का पर्दा हट गया था। पीछे सिर्फ दर्द, मैनिपुलेशन और कंट्रोल रह गया था। शेंदाई गाड़ी में बैठ गया। ड्राइवर ने सिर्फ पोलाइट स्माइल के साथ वेलकम किया, कुछ पूछा नहीं, कुछ बताया नहीं। शेंदाई ने फोन निकाला और सिर्फ एक छोटा सा मैसेज डाला, दादी माँ कुछ काम है, लेट आऊँगा आज। गाड़ी का रूट जितना आगे बढ़ता गया, शेंदाई के अंदर एक चीज़ उतनी ही टाइट होती गई, उसकी मुट्ठी। रोड फेमिलियर था, कॉर्नर्स पे सेम ओल्ड ट्रीज, सेम वॉल्स, सब पहचान आया। ये रूट सीधा जुमोयू के घर जाता था। और जब उसने वो फैमिलियर आयरन गेट देखा, उसका दिल एकदम सैंक गया। उसके हाथ और टाइट हो गए, जैसे अंदर का गुस्सा कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा हो। ड्राइवर अभी गाड़ी रोक ही रहा था कि उसने खुद डोर खोल दिया और बिना किसी वेट के बाहर निकल गया। गेट के आगे अंकल हैंग और आंटी लैन खड़े थे। दोनों के चेहरे पर वो मिक्स एक्सप्रेशन था, गिल्ट, शॉक और थोड़ा प्यार। अंकल हैंग ने बस धीरे से कहा, मिस्टर शेन। आंट लैन की आंखों में रेडनेस थी, एक इमोशन जो वो छुपा नहीं पाई। शेंदाई ने बस एक हल्की सी छोटी सी नोट दी और बिना कुछ बोले अंदर चला गया। जू मोयू स्टेयर्स से नीचे आ रहा था। लेदर स्लीपर्स में फुटस्टेप सॉफ्ट होने चाहिए थे, पर आज वो जल्दी में था, थोड़ा रश्ड, थोड़ा नर्वस। और फिर जब उसने शेंदाई को देखा, एक पल के लिए रुक गया। फुटस्टेप सडनली स्लो हो गए। जू हाउस वैसा का वैसा ही था। 1 साल बीत गया था, पर एक भी चीज़ बदली नहीं थी। जू मोयू को कंट्रोल पसंद था। घर का लेआउट, रूल्स, फर्नीचर्स सब सेम। सिर्फ एक चीज़ बदली थी, शेंदाई। वो सेम शेंदाई जो कभी ये सोचता था कि डेस्टिनी उन्हें बार बार मिलवा रही है। अब समझ आया, वो डेस्टिनी नहीं, पनिशमेंट थी। जू मोयू नीचे आया और उसके सामने रुक गया। एक मोमेंट के लिए दोनों के बीच सिर्फ चुप्पी थी, और फिर उसने नजर झुकाकर पूछा, क्यों क्यों कहाँ है? और उस 1 सेकंड में शेंदाई का कंट्रोल टूट गया। उसने अपने हाथ की फाइल सीधा जू मोयू के चेहरे पर फेंकी, धाड़। और वो लोग कुछ समझ पाते उसके पहले थपाक, एक सॉलिड पंच सीधा जू मोयू के फेस पे लगा था। उसका सर थोड़ा सा टिल्ट हुआ, एक स्टेप पीछे गया। सरप्राइज, एंगर और एक मोमेंट के लिए सैडनेस भी, सब एक साथ उसके चेहरे पे था। अंकल हैंग और आंटी लैन शॉक में जम गए। पूरा हॉल एकदम साइलेंट हो गया। जू मोयू एक टॉप अल्फा, जिसके फेरामोन से पूरा रूम फ्रीज हो जाता है, जिसे आज तक किसी ने हाथ भी नहीं लगाया था
उसे उसके अपने ओमेगा ने सबके सामने पंच किया। अंकल हैंग सबसे पहले होश में आए और बिना कुछ बोले सबको सिग्नल दिया, चले जाओ। 2 ही सेकंड्स लगे और अब उस बड़े रॉयल लिविंग रूम में सिर्फ 2 लोग रह गए थे, सिर्फ ज़ूमोयू और शेंदाई। प्रेडेटर वर्सेस प्रे। पर आज रोल्स उल्टे हो गए थे। ज़ूमोयू ने अपना चीक टच किया, जो अभी भी घूम रहा था उस थप्पड़ से। उसका जॉ लाइन टाइट हो गया और वो एकदम से कहीं और चला गया, यादों में। ज़ूमोयू लो और गिरती वॉइस में बोला, लास्ट टाइम मुझे जब किसी ने मारा था ना, तब मैं 12 साल का था। उस वक्त वो एक ऑर्डिनरी स्टूडेंट था जिसके अंदर अनकंट्रोल फेरामोन्स उबल रहे थे। एक फाइट में उसने क्लासमेट को चोट पहुंचा दी थी। तब उसने अपने आप से कसम खाई थी, कभी किसी पे हाथ नहीं उठाएगा, ना प्रोटेक्ट करने के लिए ना पनिश करने के लिए। एक अल्फा जिसे दुनिया के रूल्स कंट्रोल करने की आदत थी, आज उसे उसके ओमेगा ने थप्पड़ मारा, सारे सर्वेंट्स के सामने। पर फेरामोन्स वो रेत से एक्सप्लोड नहीं हुए। इंस्टेड एक और इमोशन उठ रहा था, ग्रीवेंस, दुख, शिकवा। खुश हो? ज़ूमोयू ने धीरे से पूछा। नहीं तो दोबारा मार लो। लेकिन शेंदाई की आंखें ब्लड शॉट थी। उसने अपने दांत ग्रिट किए और रोर करते हुए बोला, ज़ूमोयू, तुम एक बीस्ट हो। ये वही शेंदाई था जिसे ज़ूमोयू ने कभी सीरियसली नहीं लिया, जिसका रेजिस्टेंस उसके लिए सिर्फ एक क्यूट स्ट्रगल लगता था। बट आज नहीं, आज उसकी आंखों में आग थी। शेंदाई का वॉइस टूट गया, एक मिक्सचर ऑफ रेज और हार्ट ब्रेक। बोला, तुम मेरे बच्चे को लेना चाहते हो जब तुमने उसे चाहा ही नहीं। मैं अकेला इतनी तकलीफों से गुजरा, मैंने उसे पाला, मैं उसकी माँ हूँ, बाप भी हूँ। तुम हो कौन? क्या किया तुमने उसके लिए? तुम डिजर्व भी नहीं करते उसका बाप बनना। ज़ूमोयू का फेस ब्लैंक था, पर उसके अंदर कुछ तो कोलैप्स कर रहा था। वो ओमेगा जिसने कभी उसके फेरामोन्स से सरेंडर किया था, आज उसके सामने खड़ा था, एक लायनेस की तरह। ज़ूमोयू ने आंखें झुका ली। ऐसा लगा जैसे उसका पूरा कॉन्फिडेंस धराशायी हो गया हो। जितनी भी लड़ाइयाँ लड़ी थी उसने लाइफ में, उनमें कभी उसने इतना पावरलेस फील नहीं किया था। उसने एक कदम आगे बढ़ाया, एक मोमेंट ऑफ पीस, शायद पैचअप करने की कोशिश की थी। पर शेंदाई की पूरी बॉडी अलर्ट हो गई, जैसे एक रॉबेट जो प्रेडेटर को देख के फ्रीज हो जाता है। लेकिन वो भागा नहीं, वो उस मॉन्स्टर की आंखों में आंखें डाल के खड़ा रहा। रूम के अंदर हवा बिल्कुल स्टैग्नेंट थी, सिर्फ उनकी सांस लेने की आवाज और वो साइलेंस जो स्क्रीम कर रही थी। ज़ूमोयू का गेज बार बार स्लिप हो रहा था। हर बार जब शेंदाई की आंखों से टकराता, वो गिल्टी हो जाता, पर फिर अपना एक्सप्रेशन मास्क कर लेता। उसने काम टोन में कहा, मुझे क्यों नहीं चाहिए, मुझे तुम चाहिए। शेंदाई का सांस एकदम अटका, उसके होंठ थोड़े कांपने लगे, जैसे कुछ बोलने की कोशिश कर रहा हो, पर वर्ड्स निकल ही नहीं रहे थे। ज़ूमोयू ने अपनी आंखें उस पर टिकाए रखकर ठंडी, कैलकुलेट करती हुई आवाज में बोला, मैंने तुमसे बात की, माफी भी मांगी, प्रॉस और कौन समझाए, प्रॉमिसेस भी दिए, पर तुमने सब रिजेक्ट कर दिया। उसके चेहरे पर एक मास्क था, परफेक्टली ब्लैंक, पर अंदर से एक बर्निंग ऑब्सेशन दिख रहा था। ज़ूमोयू लो, रिजाइन टोन में आगे बोला, तो अब सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा है, पहले इज्जत से मांगा, अब छीन के ले लूंगा। शेंदाई के अंदर का खून उबल गया। गुंडा राज, प्योर एरोगेंस, और एक टॉप अल्फा के लिए ये इल्यूजन वाला वर्ड उसके हिसाब से चलेगा। लेकिन वर्ड्स नहीं निकल रहे थे, बस लिप्स मूव हुए, पर आवाज अटक गई। फिर भी ज़ूमोयू ने कामली बोला, अदाई, जो मुझे चाहिए होता है ना, वो मुझे मिलता ही है। अगर तुम थोड़ा फ्लेक्सिबल होते तो हम यहाँ नहीं आते। शेंदाई फ्यूरियस क्रैकिंग वॉइस में बोला, मैं इंसान हूँ, मुझे अपनी मर्जी चाहिए, मुझे तुम्हारा साथ नहीं रहना, समझे? क्यों तुम मुझे फोर्स कर रहे हो?
जुमोयू ने उसके वर्ड्स को गेज से पकड़ा। एक एक लफ्ज जैसे चाकू बनकर उसके सीने में घुस रहा था। फिर भी जुमोयू ने कामली बोला, पीपल आर डिफरेंट अदाई। तुम चाहो या ना चाहो, रिजल्ट सेम होगा। तुम क्यू को मेरे पास ले आओ, या मैं उसकी कस्टडी लूं और तुम्हें उसका केयर टेकर बना दूं। एंड में तुम दोनों मेरे ही हो। वो वर्ड्स काम थे बट डेडली, एक डिक्टेटरशिप जिसमें इमोशंस का मास्क पहनाया गया था। जुमोयू के अंदर एक बीस्ट जाग चुका था जो सिर्फ एक चीज जानता था, कॉन्कर करना। उसके लिए प्यार भी एक बैटल था और शेंदाई एक प्राइज। शेंदाई का हार्ट स्क्वीज हुआ। इतना दर्द, इतना होपलेसनेस। उसकी आंखों में पानी भर आया। एक टीयर ड्रॉप उसके चीक से साइलेंटली गिर गया। जुमोयू ने वो देख लिया और एक सेकंड के लिए उसका गिल्ट वापस आया। वो एक स्टेप आगे बढ़ा और अपना हाथ उठाया, बोला, मत रो अदाई। उसने हाथ बढ़ाया शेंदाई के चेहरे तक, पर शेंदाई पीछे हट गया। एक इंस्टेंट में वो गेस्चर फ्रीज हो गया। हाथ हवा में रह गया, जैसे उसका एम्प्टी हार्ट। क्यू कहाँ है? ले आओ उसे। आज से वो बाईजिंगवान के फेरामोन्स नहीं यूज करेगा। तुम मेरे ओमेगा हो, वो मेरा बेटा है। बस अगर तुम ओबीडियंट रहो तो मैं तुम दोनों का ख्याल रखूंगा। जुमोयू ने ओल्ड वू और आंट लैन को इंस्ट्रक्ट करते हुए बोला, शेंदाई को घर ले जाओ क्यू को लेने के लिए। एक सेंटेंस पर एक नया स्टॉर्म शुरू हो गया था। कार के अंदर पूरी राइड में आंट लैन और ओल्ड वू ट्राई करते रहे शेंदाई से बात करने के लिए, लेकिन शेंदाई जैसे उसकी साउल ही कार के पीछे रह गई हो। वो अपना सर विंडो के ग्लास पे टिकाए बैठा था। आंखों में ब्लैंकनेस, कोई रिएक्शन, कुछ नहीं। गाड़ी जैसे ही उसके घर के बिल्डिंग के नीचे रुकी, शेंदाई की आंखें धीरे से उस पुराने यूनिट गेट पर टिक गईं। यही रह रहे थे वो लोग जिन्हें वो सबसे ज्यादा प्रोटेक्ट करना चाहता था, दादी, नैनी और क्यू। और तब उसके अंदर कुछ स्नैप हुआ। उसने हल्की सी सांस ली, फिर सडनली आंट लैन का हाथ पकड़ लिया। उनसे ट्रेमलिंग और डेस्परेट आवाज में बोला, आंट लैन, क्या आप मैडम जू से कांटेक्ट कर सकती हो? उनसे बोलो ना मुझे हेल्प करें। आंट लैन ने उसे देखा। आंखों में सिंपैथी थी, लेकिन वॉइस में हेल्पलेसनेस। बोली, अदाई, मैडम अब कुछ नहीं कर सकती। 2 दिन पहले ही उनका और यंग मास्टर का कंपनी में बहुत बड़ा झगड़ा हुआ था। अब उनकी बात भी कोई नहीं सुनता। शेंदाई ने उनकी तरफ एक उम्मीद भरी नजर से देखा। प्लीडिंग साइलेंटली, आंट लैन सॉफ्टली बोली, मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ, पर अभी वक्त सही नहीं है। यंग मास्टर का गुस्सा बहुत डेंजरस है। अगर मैं अब कुछ भी कह दूं तो मुझे फिर से निकाल दिया जाएगा। मैं स्टे करके ही तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। मैं रुक रही हूँ बस इसीलिए। शेंदाई थोड़ा कंफ्यूज हुआ। रुक रही हो मतलब? आंट लैन ने धीरे से बोला, हाँ, पिछले साल यंग मास्टर मुझसे नाराज हो गए थे। मैंने चुपके से मैडम को कॉल किया था ना, और जब पता चला तो उन्होंने मुझे कुछ कहा तो नहीं, पर मैंने खुद ही रिटायरमेंट ले लिया। मैं तो गांव चली गई थी, पर उसने मुझे फिर वापस बुलाया। कहने लगा कि क्यू के लिए एक एक्सपीरियंस नैनी चाहिए। तो मैं तो तुरंत आ गई। आंट लैन ने शेंदाई का हाथ थामते हुए बोला, ये सिर्फ मैं तुम्हारे लिए नहीं कर रही, ये यंग मास्टर के लिए भी है और मैडम के लिए भी। अगर वो क्यू के लिए कुछ कर सके तो शायद उनका गिल्ट कुछ हल्का जरूर हो जाएगा। शेंदाई की आवाज कमजोर हो गई। वो बोला, पर मैं जुमोयू का सामना नहीं कर सकता। मैं नहीं चाहता क्यू उसके पास जाए। आंट लैन ने सिर्फ एक गहरी सांस ली और धीरे से बोली, ये सब क्यों हो गया? ओल्ड वू ने रियर व्यू मिरर से एक नजर डाली। कॉम्प्लेक्स, साइलेंट, हेल्पलेस। शेंदाई ने अपने आप को संभाला, एक्सप्रेशन को सेट किया और कार से उतरकर बिल्डिंग के अंदर गया। स्टेयर्स चढ़ने में पैर भारी लग रहे थे। हर स्टेप एक गिल्ट था, एक मेमोरी का। जैसे ही डोर खोला, क्यू की नोज काफी तेज थी। जैसे ही शेंदाई अंदर गया, छोटे से बच्चे ने अपने पापा की प्रेजेंस महसूस की
और जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। नैनी ने क्यूक्यू को शेंदाई के हाथों में दे दिया। क्यूक्यू ने अपने छोटे हाथों से शेंदाई का लापेल को पकड़ा और गुस्से से रब करने लगा। सलाइवा से भरे चीक उसकी स्लीव्स पे रब हो रहे थे, जैसे कह रहा हो, कहाँ चले गए थे आप पापा, मुझे छोड़ के। शेंदाई ने क्यूक्यू को जोर से हक किया। वो सब कुछ जो उसने कंट्रोल कर रखा था, सिर्फ एक बच्चे के एक हग ने तोड़ दिया। शेंदाई ने अपनी ग्रैंडमा के सामने कैजुअली एक्सक्यूज बना दिया। बस सुबह कुछ काम था, इसलिए पैकिंग होके भी लगेज भेजा नहीं। एक स्ट्रेट फेस के पीछे उसने सारे इमोशंस छुपा दिए, जिसे कुछ हुआ ही ना हो। दादी, जो क्यूक्यू के टैंट्रम से ऑलरेडी थक चुकी थी, ज्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछे। वो क्वाइटली अपने बेडरूम में चली गईं और शेंदाई ने उनके साथ थोड़ी देर कैजुअल बातें की। घर का काम, क्यूक्यू का रूटीन, कपड़ों की वॉशिंग, सब कुछ नॉर्मल जैसे, लेकिन अंदर ही अंदर वो एक अलग वर्ल्ड के लिए तैयार हो रहा था। जैसे ही दादी सो गई और शेंदाई ने साइलेंटली क्यूक्यू का सारा सामान उठाया, वो निकल गया। आंट लैन ने क्यूक्यू को पहली बार देखा था और एक सेकंड में ही उन्हें प्यार हो गया। उसके छोटे छोटे एक्सप्रेशंस, उसकी आंखों का इनोसेंस किसी को भी मेल्ट करने के लिए काफी था। शेंदाई को हमेशा लगता है कि क्यूक्यू में एक स्ट्रेंज एबिलिटी है। वो लोगों के इंटेंशंस को फील कर लेता है, जैसे कोई सिक्स्थ सेंस हो। वो स्ट्रेंजर से मिलता है और तुरंत डिसाइड कर लेता है कि वो उसे पसंद करे या नहीं। अगर कोई ऐसा है तो ज़ुमोयू के लिए उसका इंस्टिंक्ट सिर्फ रिजेक्शन था। अगर क्यूक्यू कभी ज़ुमोयू को एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, तो मैं उसे उस एनवायरनमेंट में कैसे छोड़ सकता हूँ, वहाँ जहाँ वो अनकंफर्टेबल फील करे, अनसेफ, अनलव्ड फील करे। शेंदाई ने क्यूक्यू की तरफ देखा। उसकी इनोसेंट आंखों में दुनिया के लिए एक नई क्यूरियोसिटी थी। वो नहीं जानता था कि उसके जन्म के पहले क्या कुछ गुजरा,